वेलकम करती हूँ आपका एमडी लो क्लासेस में। आज का जो अपना सेशन रहेगा वो आईपीसी के ऊपर रहेगा। आईपीसी सेक्शन 21। आईपीसी सेक्शन 21 डील करता है पब्लिक सर्वेंट के बारे में। देखिए इसमें टोटल 12 पॉइंट्स हैं। बेरेट के हिसाब से देखें तो टोटल इसमें 12 पॉइंट्स हैं। मैं कोशिश करूंगी कि क्लास में ही आपको वो 12 पॉइंट्स याद करवा दूं, जैसे कि मैं अपनी पर्सनल क्लासेस में याद करवाती हूँ। और इसमें एक 13 पॉइंट और भी जोड़ा गया है, लेकिन वो ओनली राजस्थान जुडिशरी के लिए ही है। तो जो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ, जो 13 पॉइंट्स मैं इसमें पढ़ाऊंगी, 13वां टॉपिक मैं इसमें पढ़ाऊंगी जो, वो ओनली राजस्थान जुडिशरी के लिए है, वो बाकी स्टेट की जुडिशरी के लिए नहीं है। हमारे राजस्थान में अमेंड करके उसका ये पॉइंट जोड़ा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 21। देखिए हार्ड कुछ भी नहीं है। अगर आप सच में ऑनेस्टी के साथ करेंगे तो सब कुछ इजी है, बट कंडीशन क्या है, आप ऑनेस्ट रहिए और लॉ का रेगुलर बेस पे रिवीजन कीजिए। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो लॉ आप कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए रिवीजन कीजिए एंड ऑनेस्टी के साथ अपने नोट्स बनाइए और अपना याद कीजिए। देन आप अपनी लाइफ में सक्सेस जरूर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 21 आईपीसी पब्लिक सर्वेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलएलबी में भी पूछा जाता है, जुडिशरीज में भी पूछा जाता है, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले ये पब्लिक सर्वेंट में बोलता है, पब्लिक सर्वेंट शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जो एतस्मिन पश्चात निम्नलिखित बताए गए। मतलब कि पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन काउंट्स हो सकते हैं। मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा केस लॉज भी बताऊंगी कि क्या हमारा जो प्रधानमंत्री है वो भी पब्लिक सर्वेंट में काउंट होता है, क्या जो एमएलए है वो भी पब्लिक सर्वेंट है, क्या जो हमारे मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट है। ये सारी चीजें आज मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी। तो इसमें टोटल 12 टॉपिक्स हैं और 13 एक राजस्थान जुडिशरी के लिए। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट बोलता है, पहला जो है रिपील है, तो इसको एज इट इज ही अपनों को याद रखना पड़ेगा। तो अपने लिखेंगे फर्स्ट जो पॉइंट है वो रिपील है। रिपील किससे है? रिपील बाय 1950। रिपील बाय 1950। तो अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये रिपील है तो आप सेकंड वाले को फर्स्ट बना दे, ऐसा नहीं करना। जो फर्स्ट ये है रिपील है बाय 1950, तो आपको ये फर्स्ट रिपील ही लिखना है। ठीक है, फर्स्ट हो गया रिपील बाय 1950। सेकंड कहता है कि भारत की सेना, भारत की सेना, नौसेना, भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना का, वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर, सेना का हर आयुक्त ऑफिसर, मतलब कि अगर जो सेना, नौसेना और वायुसेना है, मतलब मिलिट्री की, नेवल की और एयरफोर्स की, जो भी इंडियन की है, उसमें हर आयुक्त ऑफिसर वो भी हमारे क्या हो जाएंगे? पब्लिक सर्वेंट काउंट होंगे। तो फर्स्ट रिपील, सेकंड भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर। फिर कहता है थर्ड एवरी जज, तो मतलब जितने भी जज होते हैं, एवरी जज, हर न्यायाधीश, वो भी क्या होते हैं? हमारे पब्लिक सर्वेंट काउंट होते हैं। जिसमें की पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ उसको अंडरलाइन करते लेना। तो थर्ड का की पॉइंट क्या है? एवरी जज, हर न्यायाधीश। अब इसमें बोलता है एवरी जज कौन से? जिसको अपॉइंट किया है, किस लिए? कि वह किन्हीं न्याय निर्णायक कृत्यों को, चाहे वह स्वयं या व्यक्तियों की किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। मतलब एवरी जज जो न्याय निर्णायक कृत्यों को करने के लिए, कौन से कृत्य? न्याय निर्णायक कृत्यों को करने के लिए किस द्वारा सशक्त किया गया है? विधि द्वारा सशक्त किया गया है, विधि द्वारा सशक्त किया गया है। तो पहला पॉइंट रिपील बाय 1950, सेकंड भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर, और थर्ड में जज, एवरी जज। जज कौन सा? जो न्याय निर्णायक कर्तव्यों को करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। फिर कहता है फोर्थ, न्यायालय का हर ऑफिसर। फोर्थ में क्या कहता है? न्यायालय का हर ऑफिसर, मतलब अब कोर्ट के जितने भी जजेस थे उनको तो इन्होंने ले लिया। अब ये बोलते हैं कि कोर्ट रूम के अंदर बाकी जितने भी ऑफिसर्स बैठे हैं कोर्ट के अंदर, वो भी हमारे क्या होंगे? पब्लिक सर्वेंट काउंट होंगे। तो इसमें बोलता है कि न्यायालय का हर अधिकारी जिसका ये कर्तव्य है
कि क्या करे, विधि या तथ्य के किसी मामले में या तो इन्वेस्टिगेशन करे या रिपोर्ट करे या कोई डॉक्यूमेंट बनाए रखे या किसी संपत्ति को संभाले या संपत्ति का व्ययन करे, वो सब भी क्या हो जाएंगे, हमारे पब्लिक सर्वेंट होंगे। तो आपको इसमें इतना ही याद रखना है। उसके बाद आप ये 3 वर्ड्स याद रख सकते हैं। इसके अंतर्गत और कौन कौन आते हैं, हमारे समापक, रिसीवर और कमिश्नर भी आते हैं। इसके अंदर और कौन आते हैं, हमारे समापक, रिसीवर और कमिश्नर भी आते हैं, और कमिश्नर भी आते हैं। ठीक है, तो अगर पब्लिक सर्वेंट में प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या समापक, रिसीवर और कमिश्नर पब्लिक सर्वेंट हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, यस है। फिर आपको थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है कि जब हमने आईपीसी सेक्शन 21 का 4th क्लॉज पढ़ा था, उसमें बताया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि न्यायालय का हर ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट है, उसमें ये 3 वर्ड्स हमने पढ़े थे, समापक, रिसीवर और कमिश्नर। ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट काउंट होंगे। तो जब इसका अपनों ने की पॉइंट याद किया, एवरी जज, एवरी जज कौन से, जो न्याय निर्णायक कृत्यों को करने के लिए विधि द्वारा सशक्त है। फिर जब न्यायालय का हर ऑफिसर पढ़ते हैं, तो इसमें आपका याद रखना है कि न्यायालय का हर ऑफिसर जिसकी ये ड्यूटी बनती है कि वह विधि या तथ्य की किसी मामले में अन्वेषण करे, रिपोर्ट करे या दस्तावेज बनाए रखे, संपत्ति का व्ययन करे, दस्तावेज संभाले, वो सब क्या हो जाएंगे, हमारे पब्लिक सर्वेंट काउंट होंगे। ठीक है, देन आते हैं अपने 5th पे। 5th पॉइंट बोलता है किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, असेसर और पंचायत का सदस्य। तो और कौन कौन हो जाएंगे, हमारे जूरी सदस्य, ठीक है, असेसर और पंचायत का सदस्य, जूरी सदस्य, असेसर और पंचायत का सदस्य, ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे पब्लिक सर्वेंट काउंट होंगे। देखिए, जो आईपीसी नहीं पढ़ता, बिना पढ़े एग्जाम दे के आता है और क्वेश्चन आ जाता है कि क्या पंचायत का सदस्य पब्लिक सर्वेंट है आईपीसी के अंतर्गत, तो वो जो स्टूडेंट है जो पढ़ के नहीं गया, वो 99% ये गलत करके आता है कि पंचायत का सदस्य पब्लिक सर्वेंट नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि आईपीसी है, आईपीसी में तो सारे कोर्ट के मेंबर्स, जज, ये सभी आते हैं, तो पंचायत का सदस्य थोड़ी आएगा, तो वो गलत करता है। इसीलिए याद रखना, ये यहाँ से पूछा जाता है प्री के एग्जाम में कि क्या पंचायत का सदस्य पब्लिक सर्वेंट है, तो अब अपने पढ़ रहे हैं तो अपनों को आंसर क्या करना है, यस, पंचायत का सदस्य भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। देखिए, जब आप एमडी लॉ क्लासेस के स्टूडेंट बन रहे हैं, एमडी लॉ क्लासेस की वीडियो देख रहे हैं, तब आपको ये माइनर मिस्टेक्स नहीं करनी। जो पढ़ रहे हैं उनको ढंग से पढ़ेंगे, ताकि जो जिसमें अपने इन्हीं पॉइंट्स में अपने नंबर बनते हैं और यहीं से अपना क्या होता है, रिजल्ट डिक्रीज होता है। ठीक है, तो पंचायत का सदस्य पब्लिक सर्वेंट है। फिर आते हैं 6th पॉइंट। 6th पॉइंट बोलता है हर मध्यस्थ, मतलब जो आर्बिट्रेशन है ना, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि जो आर्बिट्रेशन के मेंबर्स हैं वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। क्या याद रखना है, पब्लिक सर्वेंट है। आईपीसी का सेक्शन 21 क्लॉज 6 में हमें क्लियर कर दिया कि आर्बिट्रेशन के मेंबर भी पब्लिक सर्वेंट हैं। देखो, ये बोलता है हर मध्यस्थ जिसको किसी न्यायालय द्वारा या सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो क्या है, जो आर्बिट्रेशन है वो भी हमारी पब्लिक सर्वेंट है। रिवीजन करते हैं, पहला क्या है, रिपील बाय 1950। सेकंड क्या है, भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर। उसके बाद थर्ड में एवरी जज कौन, जो न्याय निर्णायक कृत्यों को करने के लिए सशक्त किया गया है। फोर्थ, अब जज आ गए तो कोर्ट रूम के बाकी ऑफिसर्स ले आएंगे। 4th पॉइंट में न्यायालय का हर अधिकारी जिसका क्या कर्तव्य है, विधि या तथ्य के मामले में अन्वेषण करे, रिपोर्ट करे, दस्तावेज बनाए रखें। 5th बोलता है जूरी सदस्य, असेसर और पंचायत का सदस्य भी हमारा पब्लिक सर्वेंट है। 6th बोलता है आर्बिट्रेशन भी हमारा पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है। 7वां पॉइंट बोलता है हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने के लिए सशक्त है। 7वां पॉइंट कौन सा है, जो ऐसा व्यक्ति जो परिरोध में करने के लिए सशक्त है। अब देखिए, ये
परिरोध का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये वर्ड समझो। देखो अपने दो चीज पढ़ते हैं, एक सदोष अवरोध, एक पढ़ते हैं सदोष परिरोध, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइंड। देखिए यहाँ पे परिरोध का वर्ड मतलब होता है कि किसी पर्सन को पकड़ लेना और पकड़ के उसको किसी चार दीवारी में बंद करके रख देना, वो क्या होता है? परिरोध करना। मतलब सदोष परिरोध कर देना, मतलब उसके जाने के लिए चारों रास्ते ही ब्लॉक कर देने, वो किसी भी रास्ते से नहीं जा सकता। ये होता है सदोष परिरोध का मतलब। एक होता है सदोष अवरोध। सदोष अवरोध में होता है उसको ओनली एक रास्ते से जाने के लिए मना किया जाता है, बाकी तीन रास्ते उसके लिए खुले हुए हैं। मतलब एक रास्ता ब्लॉक करना, बाकी तीन रास्ते से वो जा सकता है। लेकिन सदोष परिरोध में चारों रास्ते ही ब्लॉक कर दिए जाते हैं, वो चारों रास्तों से ही नहीं जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक चार दीवारी के कमरे में उसको बंद कर दिया, तो मतलब वो क्या हो जाएगा? सदोष परिरोध हो जाएगा। अब देखिए, अब इस लाइन का मतलब समझिए। ऐसा व्यक्ति जिसको क्यों सशक्त किया गया है? ताकि वह किसी व्यक्ति को परिरोध में कर सके। मतलब अब देखो, अपनों को परिरोध में कौन कर सकती है? एकमात्र पुलिस कर सकती है। वैसे अरेस्ट तो मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है, लेकिन इस पॉइंट के हिसाब से देखें कि ऐसा पर्सन जिसको क्यों सशक्त किया गया है? ताकि वो किसी पर्सन को परिरोध में कर सके। तो इस पॉइंट के लिए अपने एग्जाम्पल लिख सकते हैं पुलिस, क्योंकि पुलिस को सशक्त किया जाता है। जो पर्सन आपके सामने अपराध कर रहा है, या आपको डाउट है कि अपराध होने वाला है या करने वाला है, उस पर्सन को आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो 7th पॉइंट में ऐसा व्यक्ति जिसको सशक्त किया गया है ताकि वह किसी अन्य पर्सन को परिरोध में कर सके। तो ये 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट कहता है सरकार का हर अधिकारी। 8वां पॉइंट क्या कहता है? सरकार का हर अधिकारी। मतलब अब जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? हमारे पब्लिक सर्वेंट काउंट होंगे। गवर्नमेंट के हर ऑफिसर जिनकी ड्यूटी क्या रहेगी? सरकार का हर अधिकारी जिसका कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की इत्तला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे और लोग के स्वास्थ्य क्षेम सुविधा की संरक्षा करे। मतलब कि ऐसा पर्सन गवर्नमेंट का जिसकी ये क्या ड्यूटी बनती है कि वो ऑफेंस को प्रिवेंट करे, ऑफेंस को होने से रोके, और क्या करे? अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे, या लोग की मतलब जनता की स्वास्थ्य क्षेम सुविधा की संरक्षा करे। वो भी पर्सन क्या हो जाएगा? हमारा पब्लिक सर्वेंट काउंट होगा। तो 8 पॉइंट क्लियर। सरकार का हर ऑफिसर जिसकी ये ड्यूटी बनती है कि वह ऑफेंस को प्रिवेंट करे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे और लोग की स्वास्थ्य सुविधा क्षेम की संरक्षण करे। ये है 8 पॉइंट्स। रिवीजन करते हैं। पहला, रिपील बाय 1950। सेकंड, भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का आयुक्त ऑफिसर। थर्ड बोलता है एवरी जज। फोर्थ बोलता है न्यायालय का हर ऑफिसर, जिसके अंतर्गत कौन तीन आते हैं? समापक, रिसीवर और कमिश्नर भी आते हैं। फिफ्थ बोलता है जूरी सदस्य, असेसर और पंचायत का सदस्य पब्लिक सर्वेंट है। सिक्स बोलता है एवरी आर्बिट्रेशन भी पब्लिक सर्वेंट है। सेवन बोलता है ऐसा व्यक्ति जिसको परिरोध में करने के लिए सशक्त किया गया है। 8 पॉइंट कहता है सरकार का हर ऑफिसर जिसकी ये ड्यूटीज हैं। फिर आता है 9th पॉइंट। 9th पॉइंट बोलता है हर ऑफिसर। अब इसमें क्या कह दिए? एवरी ऑफिसर्स, जो ऐसे ऑफिसर के नाते जिनका कर्तव्य है कि वे सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करें। तो मतलब हर ऑफिसर जो सरकार की ओर से, हर ऑफिसर जो सरकार की ओर से संपत्ति को ग्रहण करे। तो मतलब ऐसा ऑफिसर जो गवर्नमेंट की तरफ से किन्हीं प्रॉपर्टीज को देखता है, उनकी संरक्षा करता है, वो भी हमारे क्या हो जाएंगे? पब्लिक सर्वेंट काउंट होंगे। इसके बाद और क्या बोलते हैं कि उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करे, रखे, व्यय करे और या कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे पब्लिक सर्वेंट काउंट होंगे। तो इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, हर ऑफिसर जो सरकार की ओर से संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या संविदा करे। तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे पब्लिक सर्वेंट काउंट होंगे। तो 9 पॉइंट क्लियर, कौन कौन से हमारे पब्लिक सर्वेंट आएंगे। देन आते हैं अपने 10 पॉइंट पे। 10 पॉइंट बोलता है हर ऑफिसर, एवरी ऑफिसर कौन सा? जिसकी ये ड्यूटी बनती है
कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे। मतलब ऐसा ऑफिसर जो ग्राम, नगर या जिले की धर्मनिरपेक्ष प्रयोजन के लिए संपत्ति को ग्रहण करे। तो मतलब कि ऐसा ऑफिसर भी हमारा पब्लिक सर्वेंट काउंट होगा जो किसी ग्राम, नगर या जिले के किस पर्पस के लिए, धर्मनिरपेक्ष पर्पस के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करता है, रखता है, व्ययन करता है, वो भी क्या हो जाएगा, हमारा पब्लिक सर्वेंट काउंट होगा। फिर आता है 11 पॉइंट, हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करे। मतलब ऐसा व्यक्ति भी आता है, ऐसा व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली तैयार करता है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, पब्लिक सर्वेंट काउंट होगा। तो 11 में निर्वाचक नामावली तैयार करने वाला व्यक्ति भी हमारा पब्लिक सर्वेंट काउंट होगा। देखो जो मैं आपको बता रही हूँ वो एक बार की पॉइंट्स के हिसाब से बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि इस पॉइंट में क्या था, इसमें क्या था। बाकी जब आप रिवीजन करें, जब आप नोट्स बनाएं, एक बार बेरेक्ट कंप्लीट जरूर पढ़े। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो एक बार जरूर पढ़े। अदरवाइज ये मैं आपको की पॉइंट्स बता रही हूँ, ये सिर्फ मैं आपको याद करवा रही हूँ कि सेक्शन 21 कैसे याद रखना है, कैसे इसके इंग्रेडिएंट्स निकालने हैं, कैसे इसके पॉइंट से इसको याद करना है। तो 11 में था हमारा निर्वाचक नामावली तैयार करने वाला। फिर आता है 12 पॉइंट में बोलता है कि ऐसा ऑफिसर जो सरकार से वेतन या सैलरी या पारिश्रमिक लेता है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, पब्लिक सर्वेंट काउंट होगा। 12 पॉइंट में इन्होंने क्लियर कर दिया कि ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट से सैलरी ले रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा पब्लिक सर्वेंट काउंट होगा। क्लियर। तो जो गवर्नमेंट से सैलरी ले रहा है वो कौन है, पब्लिक सर्वेंट है। तो रिवीजन करते हैं एक बार 12 पॉइंट्स का। फर्स्ट बोलते हैं रिपील बाय 1950, सेकंड बोलते हैं भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का आयुक्त ऑफिसर, थर्ड कहता है एवरी जज, 4 कहता है न्यायालय का हर अधिकारी जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर और कमिश्नर भी आते हैं। 5th बोलता है जूरी सदस्य, असेसर और पंचायत का सदस्य। 6 बोलता है आर्बिट्रेशन जो है वो भी पब्लिक सर्वेंट काउंट होगी। 7 बोलता है ऐसा व्यक्ति जिसको परिरोध में करने के लिए सशक्त किया गया। 8 बोलता है सरकार का हर ऑफिसर। 9 बोलता है एवरी ऑफिसर जो सरकार की प्रॉपर्टी को संभालता है। 10 बोलता है ऐसा ऑफिसर जो ग्राम, नगर या जिले की किसी धर्मनिरपेक्ष प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को संभालता है। और 11वां बोलता है ऐसा व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली तैयार करता है। और 12वां ऐसा ऑफिसर जो सरकार से सैलरी लेता है, वो क्या हो जाता है, हमारा पब्लिक सर्वेंट काउंट होता है। अब जो 13 पॉइंट है वो ओनली आरजेएस वालों को याद रखना है, बाकी स्टेट का मुझे नहीं पता, बाकी स्टेट आप वहां से चेक करवा सकते हैं। 13 पॉइंट बोलता है जो प्रोफेसर है, जो कॉलेज का प्रोफेसर है, जब वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है तब वो पब्लिक सर्वेंट काउंट होता है। नोट कर लीजिए, जो कॉलेज का प्रोफेसर होता है अगर वह एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो वो पब्लिक सर्वेंट काउंट होगा, अदरवाइज रेगुलर रूटीन में वो पब्लिक सर्वेंट काउंट नहीं होगा। कॉलेज का प्रोफेसर पब्लिक सर्वेंट है जब वह परीक्षाओं का संचालन करवाता है तो हमारा पब्लिक सर्वेंट काउंट होता है, तो वो हमारा पब्लिक सर्वेंट काउंट होता है। ठीक है। फिर इसमें बोलता है एक केस है GM मॉन्टेरियो। लिखिए GM मॉन्टेरियो, एक केस लिखिए GM मॉन्टेरियो। GM मॉन्टेरियो का केस है, GM मॉन्टेरियो का केस है। इस मामले में कहा कि कौन व्यक्ति लोक सेवक है, ये 2 बातों से पता चलता है। कौन सा व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, 2 बातों से पता चलता है। पहला कि वह सरकार की सेवा में है या सरकार से वेतन प्राप्त करता है। दूसरा कि क्या उसे किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए एंट्रस्टेड किया गया है या नहीं। मतलब GM मॉन्टेरियो के केस में बताया कि कौन पर्सन पब्लिक सर्वेंट है, ये 2 बातों पर डिपेंड
डिपेंड करता है, पहला कि क्या वो सरकार की सेवा में है या सरकार से सैलरी ले रहा है, दूसरा कि क्या वो सरकार के द्वारा किसी कृत्यों का पालन करने के लिए इंटरेस्टेड किया गया है, न्यस्त किया गया है। इन दो बातों का अगर वो फॉलो करता है तो वो क्या हो जाएगा, पब्लिक सर्वेंट काउंट होगा। तो वो क्या हो जाएगा, पब्लिक सर्वेंट काउंट होगा। फिर उसके बाद में एक और केस लिखना है कि वीरास्वामी वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया, वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में हेल्ड किया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो भी हमारे पब्लिक सर्वेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड हाई कोर्ट के जजेस भी हमारे पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट हैं। तो ये था सेक्शन 21। स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड लगता है कि मैडम ये याद नहीं होता, तो अब इन की पॉइंट से आप सेक्शन 21 इजीली याद कर सकते हैं। आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं, तो अगर उनको आईपीसी सेक्शन 21 या बाकी वीडियोज या बाकी एक्ट्स भी नहीं याद हो रहे, तो आप उनको मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।